पढ़ने वाले हैं तारिक गाइड का पेज नंबर 9 और 10। आइए देखते हैं कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूर्छा के भेद। मूर्छा के भेद चरक में 4 हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। चरक में विधि सौणित अध्याय में मूर्छा के भेदों का वर्णन है, लेकिन उससे पहले 19वें अध्याय अष्टोत्तरीय अध्याय में यह संदर्भ आ जाता है कि 4 प्रकार के रोगों में मूर्छा बताई गई है। तो 19वें अध्याय में पहले ही बता दिया गया है कि मूर्छा के 4 प्रकार होते हैं, वाता, पित्तज, कफज और सन्निपातज। सुश्रुत माधव की बात करते हैं तो इनने 6 बताए हैं, वाता, पित्तज, कफज, रक्तज। सन्निपातज की जगह इसमें रक्तज है। फिर चूंकि हम सुश्रुत की बात कर रहे हैं, तो सुश्रुत में जो विष के वेग होते हैं उसमें मूर्छा आ जाती है, सेकंड वेग में मूर्छा आ जाती है। और जो विष के अंतर्गत मदात्म का भी वर्णन पढ़ते हैं अपन, इसलिए मध्य, जो बहुत सारे मध्य होते हैं, मध्य की अवस्थाएं होती हैं, जैसे मध्य की जो अंतिम अवस्था होती है, सुश्रुत ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, तो उसमें व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, तो मध्यज मूर्छा भी देखने को मिलती है। इसके अलावा विषज मूर्छा भी सुश्रुत में देखने को मिलती है, इसलिए मध्यज विषज जो है वो सुश्रुत में स्पेशली बताए गए हैं। सुश्रुत माधव दोनों ने 6 बताए हैं। सन्निपातज के यहाँ रक्तज बताया गया है। फिर बढ़ते हैं मध्य के गुणों में, तो मध्यम, उष्णम तथा तीक्ष्णम, रुक्षम विशद मेव च, रुक्ष आशुकरम चैव वैवाही च विकासी च। सुश्रुत में उत्तर तंत्र में जो 47वां अध्याय है, जो पानापत प्रतिषेधी अध्याय है, उसमें मदात्म के गुण बताए गए हैं। इनको गिनने पर गुणों की संख्या 8 होती है। जबकि चरक संहिता में लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, अम्ल, वैवाही, आशुमेव एव, रुक्ष, विकासी, विशद, मध्य, 10म गुणम स्मृतम। यानी चरक में जो है मध्य के गुण जो है वो 10 बताए गए हैं। चरक संहिता में ओज के गुण, मध्य के, विष के गुण, सभी के 10 गुण बताए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि मध्य के गुण जो है वो ओज के विपरीत होते हैं। संख्यावाची क्वेश्चन चरक का ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें 10 लिखा है श्लोक में। सुश्रुत में 10 नहीं लिखा है, लेकिन गिनने पर 8 होते हैं। कौन से चरकों तो उनने नहीं माने, तो लघु नहीं माना है, ठीक है। जो पहला ही गुण है चरक ने लघु बताया वो नहीं माना है, पहला ही गुण नहीं माना है। और जो अम्ल उसके अंदर रस होता है वो नहीं माना है, क्योंकि वो रस तो होता ही है उसमें, अम्ल रस में श्रेष्ठ मान लेते हैं। गुणों में अम्ल नहीं बताया है सुश्रुत ने, ये हमें मालूम होना चाहिए। भागवत भी 10 मानते हैं। फिर आते हैं स्वर भेद के भेदों में। तो चरक में स्वर भेद चैप्टर अलग से वर्णित नहीं है, ना ही कहाँ सिक्का श्वास के जो चैप्टर है उसमें स्वर भेद का वर्णन है। राजस्थमा के जो एकादश रूप होते हैं उसमें, षड रूप एकादश रूप जो होते हैं उनमें स्वर भेद आता है। तो राजस्थमा के जो चैप्टर है, जो 8वां चैप्टर चरक चिकित्सा का, उसमें स्वर भेद जो लक्षण होता है राजस्थमा का, उसके अंतर्गत बताया गया है कि स्वर भेद 6 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, कांस, बेगात, खांसी के बेग से होने वाला, और पीनस, जुकाम के कारण होने वाला। तो जो जुकाम के कारण है वह स्वर भेद में अभी उस रोग को लेके चल रहा हूँ, है ना। चरक में 6 बताए हैं, मुझे अभी स्वर भेद ही है, आवाज क्लियर नहीं है। इसके बाद बढ़ते हैं सुश्रुत में। तो सुश्रुत, माधव, भागवत और सारंगधर में 6 बताए गए हैं। वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, क्षयज और मेदोजन। तो अंतिम 2 बिल्कुल चेंज है, कांस और पीनस की जगह जो है क्षय, क्षय से होने वाला और मेद से होने वाला बताया हुआ है। कई लोग जैसे खली होते हैं, मैं खोली, उनकी आवाज क्लियर नहीं आती, तो ऐसे ऐसे लोग के अंदर जो स्वर भेद होता है वो मेद के कारण होता है। इसके अलावा जब बहुत अधिक वीकनेस आ जाती है शरीर में, धातुओं का क्षय हो जाता है, उसके कारण भी आवाज बैठ जाती है, वह स्वर भेद, 6 स्वर भेद होता है। सुश्रुत के उत्तर तंत्र के 35वें अध्याय में स्वरभेद नाम, प्रतिषेध नाम से चैप्टर है। और अष्टांग में जो है, अष्टांग का जो निदान चैप्टर है उसमें 5वें चैप्टर में बताया गया है। अब बढ़ते हैं मूत्राघात के भेदों में। तो मूत्राघात के जो भेद हैं, चरक में मूत्राघात अलग शब्द आता है और मूत्र रोग अलग आता है। तो चरक में जो सिद्धि स्थान है जिसकी पूर्ति दृढ़बल ने की है, वहां पर मूत्र दोष बताए हैं, जिनको बस्ती रोग भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिमर्म होती है, हृदय, बस्ती और सिर, उनके रोग बताए गए हैं इस चैप्टर में, 9वें चैप्टर में, सिद्धि स्थान के, ये जो 9वां चैप्टर है उसमें। तो हृदय, बस्ती, हृदय में अपतंत्रक, अपतानक और तंद्रा का वर्णन करते हैं। सिर में वो
अनंतवाद, सूर्याभेद, इन इन रोगों का वर्णन करते हैं। वहीं बस्ती में मूत्र रोग बताएं जिनकी संख्या 13 है। संख्या में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब श्लोक में संख्या लिख जाती है वो हमेशा एग्जाम में आती है। तो इसमें आता है त्रयोदशेते मूत्र दोषा, त्रयोदशेते मूत्र दोषा, यानी कि ये जो है ना, इनको मूत्र दोष बोला है, मूत्राघात नहीं बोला है, इनको मूत्र दोष बोला है। और जो संख्या है वो 13 है। तो त्रयोदश मूत्राघात चरक में नहीं है। पारिक में ऑब्लिक करके लिखा है कि 8वीं माने 13वीं माने, तो वो सही नहीं है, 8 ही माने हैं, 13 तो मूत्र दोष है। ठीक है, ये होते हैं मूत्रोत्साद, मूत्रकच्छ, मूत्र जठर, मूत्रोत्संग, मूत्रक्षय, मूत्रातीत, वातस्थीला, उष्णवात, वात कुंडलिका, रक्त ग्रंथि, बिड़ विखात, वात बस्ती और बस्ती कुंडल, ऐसे 13 बताएं। मूत्राघात 8 होते हैं। ये जो है चरक का जो सूत्र स्थान का 19वां अध्याय है, जिसको हम अष्टोत्तरीय अध्याय के नाम से जानते हैं, और जिसमें रोगों के भेद बताए गए हैं। वहां बताया गया है कि 8 भेद वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें मूत्राघात आता है, उसके अलावा शुक्र दोष आता है, क्षीर दोष आता है। तो वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्मरीजन, सर्कराक से उत्पन्न होने वाला, शोणितज और शुक्रज, ऐसे करके मूत्राघात 8 बताएं। तो चरक के हिसाब से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि मूत्राघात कितने होते हैं, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए 8। और मूत्र दोष पूछेंगे तो फिर उनकी संख्या हो जाएगी 13। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में मूत्राघात नाम से ही वर्णन है। सुश्रुत में 12 है, तो क्या सुश्रुत ने एक कम माना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सुश्रुत ने 12 माने हैं, तो वो देखते हैं 12 कैसे होते हैं। सुश्रुत ने चरकोक्त, बस्ती कुंडल और बिड़ विघात नहीं माने। तो ये बस्ती कुंडल जो लास्ट यहाँ लिखा हुआ है, बस्ती कुंडल, कुंडल मुंडल नहीं चलेगा। इसके अलावा जो है बिड़ विघात जो होता है वो भी नहीं माना है, ये बिड़ विघात जो है ये नहीं माना है। और मूत्रोत्साद जो होता है उसके दो भेद बताए हैं, पित्तज मूत्रोत्साद और कफज मूत्रोत्साद। तो दो नहीं माने हैं। इसके अलावा पितरोग मूत्रसाद और कफोज मूत्रसाद बताया हुआ है, तो 13 में से 2 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे। और मूत्रोत्साद 2 प्रकार के हो जाएंगे, पित्तज और कफज, तो वापस से 12 हो जाएंगे। इसके अलावा एक चेंज किया है, जो मूत्रकच्छ रोग होता है उसके स्थान पर मूत्र शुक्र बताया है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं एग्जाम में, कि सुश्रुत ने कौन सा नहीं माना है। पहला क्वेश्चन, तो सुश्रुत ने कौन से नहीं माने हैं? तो 2 नहीं माने, बा से चालू होने वाले बस्ती, बिड़ विघात, बस्ती कुंडल बिड़ विघात नहीं माने हैं। फिर मूत्रकच्छ के स्थान पर क्या बताया है? तो मूत्र शुक्र बताया है। इसके अलावा 2 प्रकार के मूत्रोत्साद माने हैं, पित्तज मूत्रोत्साद और कफज मूत्रोत्साद। इतने क्वेश्चन जो है सुश्रुत के हिसाब से बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बागभट में आते हैं तो बागभट ने मूत्राघात, मतलब सभी में रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है, इसलिए मूत्राघात की संख्या 20 मानी है। और इसमें बस्ती दोष जो है 12 बताए हैं। मूत्रकच्छ जो है वो 4 प्रकार बताए हैं, अश्मरी 4 प्रकार की बताई है। अश्मरी हमेशा 4 प्रकार की होती है, सुश्रुत में भी 4 है, चरक में तो भेदों का वर्णन नहीं है। मूत्रकच्छ जो है उनकी संख्या घट के 4 हो गई, जबकि हम नीचे पढ़ेंगे मूत्रकच्छ जो है चरक सुश्रुत में जो है वो कितने हैं? 8 होते हैं। तो मूत्रकच्छ की संख्या सबसे कम किसने बताई है? तो बागभट ने बताई है, हमें याद रखना है। माधव में बात करें तो माधव ने जो चरक के जो 13 होते हैं उन्हीं को मूत्राघात नाम दे दिया, और उनकी संख्या कितनी बताइए? 13। तो इसलिए माधव के हिसाब से क्वेश्चन बनता है, माधव ने कितने बताए हैं? तो 13 बताए। अब आते हैं मूत्रकच्छ के भेदों में, तो चरक सुश्रुत दोनों ने 8 बताए हैं। मूत्रकच्छ चरक में तो चिकित्सा स्थान का जो 26वां चैप्टर है वहां पर वर्णन आता है मूत्रकच्छ का। सुश्रुत में उत्तर तंत्र का 59 चैप्टर है, वो मूत्रकच्छ प्रतिषेध से है, उसमें मूत्रकच्छ का वर्णन है। देखते हैं कितना अंतर है दोनों में। वाता, पित्तज, कफज, सर्वज, अश्मरीजन, शर्करायन। तो इसमें वाता, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्मरीजन, शर्करायन, यानी 6 तो कॉमन बताए हैं। सुश्रुत ने अभिघातज बताया, यानी चोट लगने से, और चरक ने उसी को नाम दे दिया कि चोट लगेगी तो क्या निकलेगा? रक्त। तो अभिघातज के यहाँ जो है चरक में क्या बताया? रक्तज। ये अंतर हो गया अभिघातज और रक्तज का। और सकृत यानी जो मल के कारण होने वाला वो सुश्रुत ने बताया, और शुक्र के कारण होने वाला जो है वो चरक ने बताया। अब यहाँ थोड़ा बहुत एग्जाम हॉल में अगर हम भूल जाएं और याद नहीं रहे चीजें, तो एक थोड़ा सा चीज हमें गौर कर लेते हैं। जैसे हम चरक लिखते हैं, ये चरक लिखा मैंने, तो चा, रा और का लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर चरक जब हम लिखते हैं तो ये रा बीच में आता है, आप सभी को मालूम है।
तो उसी से यहाँ रखना है कि ये रक्तज जो है वो चरक का है। और ये शुक्र जब हम लिखेंगे तो इसमें भी रा की मात्रा आएगी। शुक्रज भी किसका है, जो है चरक का है। इतना ऐसा थोड़ा सा जोड़ के रखना है। रक्त शुक्र और अभिघात जो है वो, और शक्र जो है वो सुश्रुत का है। अब बढ़ते हैं, मूत्र की बात चल रही है तो मूत्र वर्ग भी गौर कर लेते हैं। मूत्र वर्ग चरक में जो है वो, चरक का जो पहला ही चैप्टर है द्विजीवित अध्याय, वहां पर बताए गए हैं कि 8 मूत्र होते हैं। आबी का, अजा का, गौमूत्र का, महिषी मूत्र, हस्ती मूत्र, उष्ण मूत्र, बाजी मूत्र और खर मूत्र, ऐसे करके 8 चरक में बताए गए हैं। सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत में भेड़ी, आबी के यहाँ भेड़ी शब्द यूज किया है, अजा, गौमूत्र, महिषी, हस्ती, ऊंट, बाजी के यहाँ घोड़ी, और खर के यहाँ गधी का मूत्र। और नर मूत्र अलग अलग से बताया है। नरमूत्रम चा सर्व विपा, नरमूत्र जो है विष का नाश करने वाला रहता है, ऐसा सुश्रुत में लिखा हुआ है नरमूत्र के लिए। तो 9 माह जो है वो अलग से बताया, नरमूत्र बताया है। फिर आते हैं तंत्र युक्ति में, तो तंत्र युक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। तंत्र युक्तियों की संख्या जो है सुश्रुत में, जो उत्तर तंत्र का 65 वाला अध्याय है उसमें उत्तर तंत्र में तंत्र युक्ति बताई गई है। तंत्र युक्ति का मतलब है जो आप बुक्स लिखते हैं या बुक में जो टर्मिनोलॉजी होती है, यूज होती है शास्त्र में तंत्र को बनाने के लिए, वो इसमें बताई गई है। तो सुश्रुत में सबसे कम है 32 है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी कितनी है, 32 है। चरक संहिता में आते हैं तो चरक संहिता में, क्योंकि जो उत्तर तंत्र का जो वो जो मतलब सिद्धि स्थान का जो लास्ट चैप्टर है, दरणवल जो ना जो पूरे थे उसमें बताई गई हैं। तो यहाँ पर संख्या जो है 4 ज्यादा है, कितनी है, 36। तो चरक और अष्टांग में 36 है। भट्टार एडिशन जो टीकाकार है वो 4 और एक्स्ट्रा बताते हैं, तो उन्हें 40 मानी हुई है भट्टार एडिशन ने। और भाव प्रकाश में भाव दो 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 संख्या और बढ़ गई, कितनी हो गई है, 42। तो संख्यावाची क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ कठिन बात नहीं है, पढ़ते ही है, सभी का डिटेल पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान में। तो सुश्रुत में कम, सबसे कम है 32, चरक में है 36, भट्टार हरिश्चंद्र में है 40, और भाव प्रकाश में भाव दो दो और बढ़ गई, 42 हो गई। इसके बाद आते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं मांस वर्ग, तो मांस वर्ग में चरक ने जो मांस वर्ग में जिनका वर्णन किया उनकी संख्या है 8। चरक में हर चीज 8 ही होती है, तो मांस वर्ग भी 8 ही बताए, प्रसय, अनु, भूसय, बारिशय, बारीचर, जांगल, बिसिकर और पदुत, ऐसे करके 8 बताए हैं। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में इनकी संख्या 6 बताई गई है मांस वर्ग में। इसमें ग्राम्य का वर्णन है, आनूप का है, क्रव्यभुज है, जलेसय है, एक सब है और जांगल है। तो कुल मिला के आनूप दोनों में है, जांगल दोनों में है। इसके अलावा जो बारिशय है उसको जलेसय बोल दिया, बाकी सारे नाम थोड़े डिफरेंट है। तो अनूप और जांगल जो है कॉमन नाम है, और जलेसय भी अलग नाम है, बारी के यहाँ जलेसय बोला है, बाकी नाम मेल नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि बिसिकर मांस का वर्णन किसने किया, तो बिसिकर अगर पूछेंगे तो वो एक ही आंसर है कि वो चरक ने बताया है, बिसिकर वर्ग, जिसमें मुर्गा आता है, कुक्कुट आता है। फिर स्थान भेद से जो जांगल होते हैं उसकी 8 योनियां बताई, जांगल की 8 योनियां बताई हैं। और अनूप जो है जल जो होता है उसमें 5 योनि होती हैं, जल में पानी में अपन अपना हाथ डालते हैं 5, और जांगल में 8, ऐसा करके याद रखना है। इसके बाद बढ़ते हैं बहिमुख सोदस में, तो बहिमुख सोदस की संख्या चरक में और सुश्रुत में पुरुषों में 9 बताई है। 2 कान होते हैं, 2 नेत्र होते हैं, नासा, मुख, सिसेनो, गुदा, ऐसे करके 9 होते हैं पुरुषों में। स्त्रियों में स्तनों में 2 चुनचुक और 1 योनि, ऐसे करके 12 बताए हैं। 9 और 12। सारंगधर और भाव प्रकाश में आते हैं तो उसमें पुरुषों में 10 बताए, एक ब्रह्मरंध्र और बताया है अलग से, जो कि मस्तिष्क में होता है, ब्रह्मरंध्र। स्त्रियों में भी 12 के यहाँ 13 हो जाते हैं, दोनों में ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र क्या है, तो उसके लिए लिखा हुआ है सारंगधर में, दसम मस्तके। तो यहाँ पर देखो आप, संस्कृत में जब शब्द आ जाता है तो उसका आंसर क्वेश्चन हमेशा बनता है दसम, वो भी कहाँ होने वाला है, मस्तिष्क में होने वाला है, यानी सिर में रहता है। प्रोक्तम रंध्रम इति निर्णाम विदु, 10वां जो रंध्र होता है वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, वो कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। सारंगधर के पूर्व खंड के 5वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। तो 10वां रंध्र क्या है, ब्रह्मरंध्र, और वो कहाँ होता है, तो मस्तिष्क में होता है। फिर आते हैं मध्य की अवस्थाओं में, तो मध्य की अवस्थाएं चरक में तो 3 मानी गई है, प्रथम मध्य, मध्यम मध्य और उत्तम मध्य। पारिक में तो केवल शब्द लिखे हैं, लेकिन हमें उनकी डिटेल समझना है। ओजस भीतो पूर्वे हृदि च प्रतिबोधिते, मध्यमो भीते अल्पे च भीतो उत्तमो मदा, यानी कि
प्रथम, मध्यम और उत्तम ऐसे करके 3 मध्य होती हैं चरक के अनुसार। सुश्रुत में बढ़ते हैं तो सुश्रुत में 3 ही मध्य बताइए, लेकिन इनका नाम अलग है। पहला है पूर्वावस्था, दूसरा है द्वितीय अवस्था, तीसरा है पश्चिम अवस्था। तो ये अलग बताए हैं। माधव में आते हैं तो माधव में 4 बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माधव का क्वेश्चन एक बार आप पुराने पेपर लगाएंगे तो पूछा भी गया है। माधव ने बताया प्रथम मध्य, द्वितीय मध्य, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ जो है मध्य की अवस्था किसने बताई है? माधव ने बताई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। तो चरक सुश्रुत दोनों 3 मानते हैं, माधव 4। अब बातें क्रमी में, तो क्रमी के भेद जो है चरक में 4 बताए गए हैं। मलज, पुरीसर, रक्तज और कपच। और इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला है, एम मलज पी, एम पी। हम लोग एमपी से बिलोंग करते हैं, तो एम पी और आर के, रक्तज और कपच, एम पी आर के एक करके फॉर्मूला है। तो चरक में 4 भेद हैं। मलज जो है 2 हो जाते हैं, यूका पिपली का। और पुरीसज जो है वो 5 होते हैं। रक्तज जो है वो 6 होते हैं और कफज जो है वो 7 होते हैं। तो ये बढ़ते क्रम में है। मलज तो 2 ही होते हैं, बाकी 5, 6, 7 बढ़ते क्रम में। एम पी आर के याद रखना है। एम पी आर के आप याद रख लोगे तो सीधा ये याद हो जाएगा कि एम बढ़ते क्रम में 2, 5, 6, 7, यानी एम मलज 2 होते हैं, पूरी सच 5 होते हैं, रक्तज जो है 6 होते हैं और कफज जो है 7 होते हैं। ऐसा करके याद हो जाएगा एम पी आर के। बागवट में भी यही है। सुश्रुत में जाते हैं तो सुश्रुत ने 3 भेद बताए हैं और उन्हें मलज क्रमी 0, यानी बाह क्रमी सुश्रुत ने नहीं बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। कौन से आचार्य ने बाह क्रमी बताए? तो सुश्रुत ने बाह क्रमी नहीं बताए हैं। उनमें फॉर्मूला है, पूरी सच 7 होते हैं, रक्तज 7 होते हैं और कफज जो है वो 6 होते हैं। तो कवच की संख्या घट गई है और रक्तज की, पूरी सच की संख्या बढ़ गई है, 7 हो गई 5 से। और रक्तज की संख्या जो है 1 हो गई है, 6 से 7 हो गई है। तो 0776 एमपीआर के इनका फॉर्मूला हो जाएगा 0776। और ये टर्मोलॉजी एमपीआर के ये याद करना है, इससे आपको याद रहेगा कि कितने क्रमी होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। यानी पहले आप मलज के लिए एम लिखेंगे, पूरी सच के लिए पी लिखेंगे, रक्तज के लिए आर लिखेंगे और कपच के लिए के लिखेंगे। तो इन चारों शब्दों में बोलेंगे एम पी आर के। ये बढ़ते क्रम में, एम मतलब 2 होते हैं, पी पूरी सच जो है वो 5 होते हैं, रक्तज जो है वो 6 होते हैं और कपच 7 होते हैं। और चरक में बागवट में यही फॉर्मूला चलता है। सुश्रुत में ये 0776 हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं वय विभाजन में। तो वय विभाजन का वर्णन जो है चरक में तो विमान स्थान में है, जहाँ पर वय की 10वीं परीक्षा में वय परीक्षा बताई गई वहां पर है। यहाँ पर वय परीक्षा का वर्णन है विमान स्थान में। और सुश्रुत में 35वां अध्याय है सूत स्थान का, जहाँ पर परीक्षाएं बताई गई, वहाँ आयु की परीक्षा में वय परीक्षा बताई गई है। बाल्यावस्था जो है चरक में मानते हैं, चरक ईसा से 200 साल पहले की है। बाल्यावस्था उस समय मानी जाती थी जन्म से लेकर 30 साल तक, जबकि सुश्रुत में जो मानी गई है जन्म से लेकर 16 वर्ष तक। तो चरक में बाल्यावस्था बड़ी है। चरक में बाल्यावस्था जो है 30 साल तक होती है और सुश्रुत में 16 साल तक होती है। ये जो 30 साल तक रहती है, इसमें जन्म से लेकर 16 वर्ष तक जो है अपरिपक्व धातु काल होता है, यानी जो है धातुएं परिपक्व नहीं होती हैं, मेच्योरिटी नहीं होती है। और 16 से 30 साल में धातुएं जो है बढ़ती हैं, विवर्तमान होती है, ग्रोइंग फेज रहता है, ऐसा चरक ने बताया है। मध्यम अवस्था होती है 30 से 60 और वृद्धावस्था होती है 60 से लेकर 100। 100 वर्ष की जो है परम आयु होती है। चरक में जो परम आयु जो है वो 100 वर्ष होती है। परम आयु पूछेंगे, सबसे ज्यादा आयु क्या होती है? तो परम आयु जो है चरक संहिता में पर आयु ये 100 वर्ष मानी गई है। जो ये एक आदमी अधिकतम 100 वर्ष तक जिंदा रहता है। सुश्रुत में आते हैं तो सुश्रुत में एक पहली अवस्था बताइए क्षीरब, जिसमें क्षीर यानी दूध का प्रयोग किया जाता है। इन्फेंट कहते हैं जिसमें व्यक्ति केवल दूध पीता है। क्षीर अन्नाद जो है वो टोडलर कहलाता है, जिसमें व्यक्ति जब तक दांत आना चालू हो जाते हैं उसके बाद में खाना भी चालू कर देता है। तो क्षीर और अन्नाद 1 से 2 साल तक होती है। वैसे भी इसमें 2 चीजें खा रहा है वो, एक तो क्षीर का सेवन कर रहा है और दूसरा अन्न का सेवन कर रहा है। तो इसकी अवस्था 1 से 2 वर्ष होती है। अन्नाद की होती है 3 से लेकर 16 वर्ष तक। फिर आते हैं मध्यम अवस्था में। तो वृद्धि अवस्था यानी ग्रोइंग फेज, वृद्धि हो रही है, व्यक्ति स्कूल से कॉलेज पहुंच रहा है। ये इसमें देखने को मिलती है, स्कूल से कॉलेज पहुंच जाता है। जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है वो कहाँ पहुंच जाता है? वृद्धि करके कॉलेज पहुंच जाता है।
16 साल तक 12वीं हो जाती है, फिर उसके बाद में उसका कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है। तो ये अपन ऐसा याद करने का तरीका है कि वो स्कूल से कॉलेज हो गया यानी उसकी वृद्धि हो गई। यौवन अवस्था 20 से 30 होता है। संपूर्ण अवस्था 40 साल तक रहती है। जैसे कोई भी सरकारी नौकरी है तो 40 साल तक आप भर सकते हो। सरकार भी जानती है कि आपका ब्रेन तब तक सक्षम है 40 साल तक, तो अधिकतम आयु जो है 40 साल रहती है। उसके बाद में हानि होने लगती है। हानि मतलब फिर शरीर में कुछ ना कुछ घटने लगता है, तो 40 साल के बाद में हानि चालू हो जाती है। 40 से 70 हानि मानी। तो इसमें 4 स्टेज में इसको समझाया गया है। मध्य स्टेज को पहला है वृद्धि, जो कि 20 साल तक होती है। फिर यौवन अवस्था जो कि 30 साल तक चलता है। फिर संपूर्ण अवस्था जो कि 40 साल तक चलती है। और हानि अवस्था वो 40 से 70 चलती है। 70 से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है वो वृद्ध अवस्था काउंट की गई है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है दोनों चरक और सुश्रुत में। वृद्ध अवस्था के बारे में अष्टांग संग्रह 60 साल के बराबर मानते हैं, मतलब जैसे चरक जैसे ही बोल देते हैं। और अष्टांग हृदय जो है वो सुश्रुत जैसा 70 के ऊपर मानते हैं। ये एक चरक को फॉलो कर रहा है, दूसरा सुश्रुत को फॉलो करता है। फिर आते हैं सार परीक्षा में। तो सार परीक्षा जो है वो चरक में 8 बताए गए हैं। श्लोक में अष्टो सार आता है। त्वक सार, रक्त सार, मांसार, मेद सार, अस्थि, मज्जा, शुक्र और सत्व सार। तो सत्व सार का वर्णन चरक में किया हुआ है। टोटल सार जो है 8 बताए गए हैं। केफो काश्यप, काश्यप ने ओज सार और बताया, क्योंकि बच्चों में ओज ज्यादा होता है। बच्चों का चेहरा चमकता है, उनमें ग्लोरी होती है, झूठ नहीं बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो काश्यप ने है ओज सार का वर्णन किया। ये हमें मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओज सार का वर्णन किसने किया? तो काश्यप ने किया है। फिर आओ योगियों की शक्ति। योगियों की शक्ति जो है चरक में योगियों की शक्ति 8 बताई गई है। उनको ऐश्वर्य बल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन राजस्थान पीएससी 2011 में पूछा भी गया है कि ऐश्वर्य बल कितने होते हैं। तो वो 8 होते हैं। पार्क में केवल शब्द लिखे हुए हैं, अपन उनको पढ़ते हैं। आवेश, चेतसो ज्ञान, अर्थानाम छंदता क्रिया, दृष्टि, स्रोत, स्मृति, कांति, इष्ट इष्टता, दर्शनम। तो ऐसे करके योगिक की शक्तियां जो है कितनी बताई गई हैं चरक में? 8 बताई गई हैं। चरक में वैसे ही हर चीज 8 की संख्या में ही रहती है। अष्ट योग सिद्धियां बताई हैं। योग शास्त्रों में आते हैं तो उसमें 23 बताए गए हैं। क्षुद्र 5 होती हैं, गुण प्रधान 10 होती हैं और ब्रह्म प्रधान 8 होती हैं। तो ये मान लो चरक की ब्रह्म प्रधान जितनी हैं 8 होती हैं। बाकी क्षुद्र यानी छोटा तो वो 5 होती हैं, और गुण जो है बड़ा वो 10 होती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं स्वप्न के वेदों में। तो चरक में स्वप्न के वेद जो है वो इंद्रिय स्थान में बताए गए हैं। दष्टम श्रुतम अनुभूतम नाम अनुभूतानाम दृष्टम श्रुतम अनुभूतानाम च पार्थिवम कल्पितम तथा भाविक जो दोषच्चैव स्वप्न सप्त विदु। तो स्वप्न के भेद 7 होते हैं। इस श्लोक में सप्तविधम आता है। जब भी संस्कृत का कोई वर्ड आ जाता है उसका संख्यावाची क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। सप्तविधम है दृष्टम श्रुतम अनुभूतम पार्थिवम कल्पित। ये जो है निष्फल होते हैं और भाविक और दोषित फलित होते हैं। तो कौन से फलदायी होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो भाविक यानी भाव, इमोशन, जिसको इमोशन कहते हैं। इमोशन जो है वो हमेशा फल देने वाले होते हैं। व्यक्ति इमोशन होता है सक्सेस पाने के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो वो खूब मेहनत करता है। तो इमोशन जो है वो फल देने वाले होते हैं। इंडियन लोग इमोशनल होते हैं ऐसा कहते भी लोग। और दोषों के फल तो वो तो संचय, प्रकोप, प्रसर पढ़ते हैं तो उसमें दोषों के फल देखने को मिलते हैं। संचय में अलग लक्षण आते हैं, प्रकोप में अलग आते हैं, प्रसर में अलग आते हैं। तो और दोषों के फल मिलते हैं, भाव और दोष दोनों के फल मिलते हैं। काश्यप में इंद्रिय स्थान में बताए हैं कि निष्फल जो है वो 10 होते हैं। प्रार्थित, कल्पित, दृष्ट, अनुभूत, श्रुत, भाविक, हर्ष, सुधीर, दिवा स्वप्न और दो सच। तो निष्फल स्वप्न में दिवा स्वप्न भी काउंट किया गया है कि दिन में जो सपने देखे जाते हैं वो हमको कभी सच नहीं होते। ये कहावत भी है ना, दिन के सपने सच नहीं होते। फलदायी जो है वो 6 होते हैं। तो संख्या बढ़ गई है, क्योंकि काश्यप बच्चों के हैं। बच्चों के सपने ज्यादा पूरे हो सकते हैं। बच्चे आज बोल रहे हैं कि वो इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फौजी बन सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, है ना, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे राइटर, टीचर बन सकते हैं। तो वो सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आप और मैं सोचें तो बस अब बीएमएस पूरा हो गया तो अब बीएमएस के बाद में क्या बन सकते हैं? या तो लेक्चर बन सकते हैं या फिर एएमओ बन सकते हैं। तो बच्चों के ज्यादा फल जो है वो मतलब पूरे हो सकते हैं। इसलिए फलदायी स्वप्न काश्यप में बच्चों में ज्यादा है। कितने? 6 हैं। आदृष्टम, आसुतम, अनुक्तम, अकल्पित, आभासित और जो केवल कार्य मात्र हो, ऐसे करके 8 बताए गए।
तो पारिक में तो केवल संख्याएं लिखी है, हमने उनके डिटेल भी पढ़ लिया ताकि वो हमें क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाए। फिर बढ़ते हैं भूतोन्माद में, तो भूतोन्माद के भेद चरक में 8 बताए गए हैं। चरक का जो उन्माद चैप्टर है उसमें 8 बताए गए हैं। देव, ब्रह्म, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, पितृ ग्रह, ऋषि ग्रह, राक्षस और पिशाच, ऐसे करके 8 होते हैं। सुश्रुत में 8 बताए गए हैं, लेकिन जो ब्रह्म राक्षस है उसके यहाँ देव शत्रु बताया गया है। ब्रह्म राक्षस नाम से मूवी भी बनी है, ब्रह्म राक्षस के यहाँ देव शत्रु बताया है। और जो जो ऋषि होता है उसके यहाँ भुजंग यानी सांप बताया गया है। ये दो बड़े चेंजेस हैं सुश्रुत में। चरकोक्त जो आपका ब्रह्म राक्षस है और ऋषि ग्रह ये नहीं माने हैं, इसके स्थान पे देव शत्रु और नाग ग्रह सुश्रुत ने बताया है। बागवट में आते हैं तो बागवट में इसकी संख्या 18 हो जाती है। श्लोक में आता है 100 10 विधो। तो ये जो है आपके पारिक में सही नहीं लिखा है, उसमें केवल 5 एक्स्ट्रा माने ऐसा लिखा है। अष्टादश विधो यानी कि बागवट में 18 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो चरक के जो 8 हैं उनके अलावा दैत्य, सर्प, गुरु ग्रह माना है, वृद्ध, सिद्ध ग्रह और कुष्मांड, बेताल, है ना, कुष्मांड, बेताल, ये ऐसे ग्रह हैं जो इसमें ही वर्णित हैं। इसके अलावा निषाद और औकरण, तो ये निषाद औकरण ऐसे मिला के टोटल 18 ग्रह बताएं। जहां तक बात करें सारंगधर, सारंगधर में 20 है तो उन्हें निषाद औकरण नहीं माने हैं, मतलब ये वाले नहीं बताए हैं। उसके अलावा सारंगधर ने 20 में क्या किया है, किन्नर और गुह, ये ऐसे हैं जो सबसे पहले केवल सारंगधर में बताए हैं। किन्नर ग्रह सारंगधर का है, गुह सारंगधर का है, और ये वरुण जलादि देवता और कृत्या और बताए। तो ऐसे करके ये इनके स्थान पे ये बताएं, इनके स्थान पे ये बताएं। और श्लोक में आता है भूतोन्मादा विंशति, भूतोन्मादा विंशति यानी भूतोन्माद के कितने भेद होते हैं? 20 भेद होते हैं। तो किस आचार्य ने सर्वाधिक जो है भूतोन्माद बताए हैं? तो उसका आंसर क्या है? सारंगधर, सारंगधर ने 20 बताए। फिर बढ़ते हैं मदन फल के योगों में, तो चरक में मदन फल के योग 133 हैं। जो षड विरेचन सदासिद्धि अध्याय है उसी में बता दिया गया है कि मदन फल के योग जो है 133 होते हैं। मदन फल एक है लेकिन तीन तीन काम करता है, ऐसा याद करना। मदन फल एक है लेकिन तीन तीन काम करता है। मदन फल वमन में भी काम करता है, विरेचन में भी, वमन में, आस्था पर अनुवासन में काम करता है। वमन में, आस्थावान अनुवासन में काम करता है। सुश्रुत ने 31 बताए। सुश्रुत सूत्रस्थान का जो 43वां अध्याय है उसमें संख्या नहीं है, श्लोक नहीं है, लेकिन गिनने पर लिखा है कि 31 हो जाते हैं। फिर आते हैं अंतरिक्ष जल में, तो अंतरिक्ष जल के भेद चरक में 3 है, ऐन्द्र, कार, हिम। ऐसा चरक सूत्र का जो अन्नपान विधि अध्याय है उसमें जल वर्ग में बताए ऐन्द्र। तो ये ऐन्द्र जो है वो केवल चरक में है। ऐन्द्र को धारा के रूप में बहता है इसलिए सुश्रुत ने धार कहा है, लेकिन जो ऐन्द्र शब्द जो है चरक ने यूज किया हुआ है, धार नहीं किया है। दूसरा होता है कार, तीसरा होता है हिम, उसी को सुश्रुत ने हेम बोला, और चौथा होता है तुषार। तो जो तुषार काल है यानी जो तुषार है वो किसने बताया है? तो केवल सुश्रुत ने बताया है। तो ये एक दो गलतियां ये आप सुधार लें कि धार नहीं बताया चरक ने, उसके ऐन्द्र बताया होगा। ठीक है, तो ये था पारिक का पेज नंबर 9 और 10। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।